आखिर ये अमीरी आती कहाँ से? क्या ये बस किस्मत की बात है या कोई तरीका है इसे पाने का? ये सवाल तो सबके मन में आता है। बिल्कुल। और नेपोलियन हिल ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने में अपनी जिंदगी के सोचिए 25 साल लगा दिए। 25 साल काफी लंबा समय है। हाँ, और उनका कहना था भाई देखो, दौलत बनाने का सीधा कनेक्शन हमारी सोच से है। सोच से, दिलचस्प बात है। आज हम इसी फलसफे को मतलब गहराई से समझेंगे हिल की जो मशहूर किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसके एक डिटेल्ड हिंदी सारांश के जरिए। अच्छा, ये वही किताब है जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे? एग्जैक्टली। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ऐसे 500 से ज्यादा सफल लोगों से बात की, ये समझने के लिए कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या पैटर्न था। वाह! तो आज का हमारा मिशन है उन 13 सिद्धांतों को समझना जिन्हें हिल ने सफलता की, आप कह सकते हैं, चाबी माना। और ये जानना जरूरी है कि हिल इन्हें कोई जादू की छड़ी नहीं मानते थे कि घुमाई और अमीर बन गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है, अपना सकता है। ये एक तरह से माइंडसेट बदलने की गाइड है। हाँ, गाइड ही कह सकते हैं। जो गरीबी से अमीरी या कह लें नाकामी से कामयाबी का रास्ता दिखा सकती है, बशर्ते उन पर पूरी शिद्दत से काम किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, सिद्धांत नंबर 1, डिजायर यानी इच्छा। इच्छा। हिल के लिए ये किसी भी कामयाबी की, कह लीजिए, बुनियाद है। पर ये कोई ऐसी वैसी हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसी इच्छा जो आपके अंदर पूरी तरह समा जाए। जलती हुई इच्छा मतलब बहुत तीव्र। हाँ, एंड्रू कार्नेगी ने हिल को एक सलाह दी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि अगर सच में कुछ पाना है तो इच्छा इतनी जबरदस्त हो कि पीछे हटने का या फेल होने का ख्याल तक ना आए। अच्छा, जैसे कि वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हों? बिल्कुल, जैसे सारे पुल जला दिए हों, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। समझ गई। और हिल ने इसे सिर्फ एक ख्याली बात नहीं रहने दिया, इसे हकीकत बनाने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए। ओके, जैसे कि? जैसे साफ तय करो कि चाहिए क्या। मान लो कितनी दौलत चाहिए, एक अमाउंट फिक्स करो। फिर एक टाइम लिमिट तय करो, कब तक चाहिए। सोचो कि इसके बदले में आप क्या दोगे, अपनी मेहनत, अपना हुनर, कोई सर्विस। ठीक है, मतलब कुछ देना भी पड़ेगा। जाहिर है। फिर एक पक्का प्लान बनाओ और उसे लिखो। लिखना बहुत जरूरी है। लिखने पर जोर दिया है उन्होंने। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इस लिखे हुए लक्ष्य को रोज सुबह शाम खुद को याद दिलाओ, हो सके तो जोर से पढ़कर। अच्छा, रोज सुबह और शाम? हाँ, ये एक तरह से अपने अंदर उस इच्छा को जिंदा रखने का तरीका है। दिलचस्प बात यह है कि ये जलती हुई इच्छा सिर्फ एक मोटिवेशन वाली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर अगले सिद्धांतों से जुड़ती है, जैसे विश्वास और आत्मसुझाव से। अच्छा, कैसे? देखिए, जब इच्छा वाकई इतनी प्रबल होती है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार ये मैसेज भेजती है कि ये लक्ष्य पाना ही पाना है। ये सिर्फ चाहना नहीं रहता, ये एक अटूट इरादा बन जाता है। सही कहा। इच्छा अगर चिंगारी है तो विश्वास वो हवा है जो उसे आग बना देती है। वाह, क्या बात कही। यही है दूसरा सिद्धांत, फेथ यानी विश्वास। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, ये यकीन भी पक्का होना चाहिए कि जो चाहा है वो मिलेगा जरूर। विश्वास। थॉमस एडिसन की कहानी तो क्लासिक उदाहरण है इसका। बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए हैं। हाँ, 1000 बार सुना है। लोग मजाक उड़ाते थे, पर एडिसन ने क्या कहा? मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। क्या नजरिया था! ये मजबूत विश्वास ही था जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। ये दिखाता है कि विश्वास आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि ये अटूट विश्वास पैदा कैसे हो? हिल का तरीका है, अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करो जैसे वो मिल चुका है। उसकी कल्पना करो। विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ, विजुअलाइजेशन। लगातार खुद से पॉजिटिव बातें कहो, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, कामयाबी मेरी तरफ आ रही है। और नेगेटिव माहौल या नेगेटिव बातें करने वाले लोगों से दूरी बनाना भी बहुत हेल्प करता है। ये बात तो बहुत सही है। विश्वास एक मानसिक अवस्था से कहीं बढ़कर है। हिल इसे एक तरह का, क्या कहते हैं, मैग्नेट मानते थे। हाँ, मैग्नेट, चुंबक। हाँ, चुंबक। जब आप पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आप अनजाने में ही उन मौकों, लोगों और सिचुएशंस को अपनी तरफ खींचने लगते हैं जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करें। ये आपके अवचेतन मन को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, और इसी अवचेतन मन को साधने का तरीका है तीसरा सिद्धांत, ऑटो सजेशन
यानी आत्म सुझाव। आत्म सुझाव? ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की टेक्निक है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो लॉजिक नहीं समझता, वो बस दोहराई गई बातों को सच मानने लगता है। अच्छा, जो बार बार कहो मान लेगा? बिल्कुल। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि कई कामयाब लोग रोजाना खुद से पॉजिटिव बातें दोहराते थे, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस, हाँ। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को विनर कहना। शुरू में शायद अजीब लगे, पर लगातार ऐसा करने से सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बाहर की दुनिया भी उसी के हिसाब से बदलने लगती है। कमाल है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए वेल्थ अफर्मेशंस या सफलता से जुड़े पॉजिटिव वाक्य बनाकर उन्हें रोज दोहराया जा सकता है, सुबह शाम। विजन बोर्ड भी इसी का एक तरीका है। लक्ष्यों की तस्वीरें लगाओ और उन्हें रोज देखो। इसका गहरा मतलब ये है कि हम जो कहानी खुद को सुनाते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है। सही पकड़ा। अगर हम लगातार कमी और मुश्किलों की बातें दोहराएंगे तो अवचेतन मन उन्हीं को सच मानकर वैसे ही हालात पैदा करेगा। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटीज और कामयाबी की कहानी दोहराएं तो वो उसे हकीकत बनाने के रास्ते ढूंढने लगता है। ये सीधे तौर पर हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमारी इच्छा को भी डायरेक्शन देता है। तो सोच को सही दिशा मिल रही, इच्छा प्रबल है, विश्वास भी है। अब जरूरत पड़ती है चौथे सिद्धांत की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान? देखिए, जनरल नॉलेज तो आजकल इंटरनेट पर भरी पड़ी है, गूगल कर लो, सब मिल जाएगा। लेकिन हिल कहते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए किसी खास फील्ड का गहरा ज्ञान जरूरी है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, ये बात तो है, हर फील्ड का अपना एक्सपर्ट होता है। हेनरी फोर्ड वाली कहानी याद है? कोर्ट में जब उन पर किसी ने कहा कि आप तो कुछ जानते ही नहीं, अज्ञानी हैं। हाँ, सुनी है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मुझे सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है, मेरे डेस्क पर बटन है, मैं बटन दबाऊंगा और मेरे पास एक्सपर्ट्स आ जाएंगे जो जवाब दे देंगे। क्या जवाब था? ये दिखाता है कि जरूरी नहीं आप खुद हर चीज के एक्सपर्ट हों, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो खास जानकारी कहाँ से और कैसे मिलेगी। बिल्कुल। यहाँ सबक ये है कि या तो आप खुद किसी फील्ड में मास्टरी हासिल करें या फिर ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाएं, ऐसे एक्सपर्ट्स को साथ लाएं जो आपकी कमी पूरी कर सकें। हिल इसे मास्टरमाइंड ग्रुप के सिद्धांत से भी जोड़ते हैं, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे। हाँ, करेंगे, बिल्कुल। सिर्फ जनरल नॉलेज के बेस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाना मुश्किल है। सही बात है। अच्छा, ज्ञान के साथ अगर कल्पना मिल जाए तो फिर कमाल हो सकता है। कल्पना, इमेजिनेशन। यही है पांचवा सिद्धांत, इमेजिनेशन यानी कल्पना। हिल इसे विचारों की वर्कशॉप कहते थे। विचारों की वर्कशॉप, बढ़िया नाम है। हर आविष्कार, हर बिजनेस, हर बड़ी चीज की शुरुआत किसी ना किसी की कल्पना में ही होती है। बिल्कुल। राइट ब्रदर्स ने जब उड़ने का सपना देखा होगा, लोगों ने मजाक उड़ाया था। हाँ, पागल समझा होगा। ये उस वक्त की हकीकत से बिल्कुल परे की बात थी, लेकिन उनकी कल्पना ने ही उन्हें रास्ता दिखाया और आज हम सब हवा में उड़ पा रहे हैं। सही, कल्पना ही संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अगर हमारे अंदर सपने देखने की हिम्मत है तो उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत भी हमारे अंदर ही है। कल्पना वो पहला ब्लूप्रिंट है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। ये हमें मौजूदा हकीकत से आगे देखने की पावर देती है। मगर सिर्फ कल्पना के घोड़े दौड़ाने से तो मंजिल नहीं मिलती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरत होती है छठे सिद्धांत की, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी संगठित योजना, एक प्रॉपर प्लान। हाँ, प्लान तो चाहिए। बिना ठोस प्लान के बड़े से बड़ा सपना भी बस एक ख्वाब ही रह जाता है। सही। इसके लिए भी ठोस कदम बताते हैं। अपने लक्ष्य को एक एक्शन लेने लायक लिखित योजना में बदलो, लिखो उसे। फिर से लिखने पर जोर। हाँ, उस प्लान को लागू करने के लिए सही टीम या लोग चुनो। मास्टरमाइंड वाला पॉइंट फिर आ गया यहाँ। और फ्लेक्सिबल रहो, जरूरत पड़ने पर प्लान बदलो, पर लक्ष्य नहीं। लक्ष्य पर नजर टिकी रहनी चाहिए। मतलब प्लान बदल सकता है, लक्ष्य नहीं। बिल्कुल। हिल ने अपनी किताब में इस बात पे बहुत जोर दिया है कि हजारों लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कोई क्लियर लिखा हुआ प्लान ही नहीं होता। अच्छा। बस सोचते रहते हैं। हाँ, बस हवा में तीर चलाते रहते हैं। तो सफलता का फॉर्मूला क्या बना फिर? फॉर्मूला कह सकते हैं, जलती हुई इच्छा प्लस अटूट विश्वास प्लस स्पेशल नॉलेज प्लस कल्पना प्लस ऑर्गेनाइज्ड प्लान प्लस लगातार एक्शन। वाह, ये सारे तत्व मिलकर ही कामयाबी की शक्ल लेते हैं। योजना वो पुल है जो सपने को हकीकत से जोड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, योजना बन गई, अब उसे अमल में लाने के लिए चाहिए सातवां सिद्धांत, डिसीजन, यानी निर्णय लेने की क्षमता, फैसला लेना। हिल का ऑब्जर्वेशन था कि कामयाब लोग तेजी से और पक्के इरादे से फैसले लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं।
वहीं जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो फैसले लेने में हिचकिचाते हैं, टालम टोल करते हैं, और अगर फैसला ले भी लें तो दूसरों की बातों में आकर जल्दी बदल देते हैं। हाँ, ये देखा है मैंने भी। कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब्राहम लिंकन का नजरिया था, जो सही लगे उसे फौरन करो, जो गलत लगे उसे कभी मत करो, बीच में मत लटको। सीधी बात। दुविधा और अनिश्चितता ये तरक्की के दुश्मन हैं। निर्णय लेने में देरी का मतलब अक्सर मौका गंवा देना होता है। हिल तो इसे सफलता की हत्या तक कहते हैं। ओह, इतना सीरियस? हाँ, ये सिर्फ फैसला लेने की बात नहीं है, बल्कि अपने फैसले पर भरोसा रखने और उसकी जिम्मेदारी लेने की भी बात है। और ये तेज और सही फैसले लेने की काबिलियत अनुभव और कॉन्फिडेंस से आती है। ठीक है, फैसला ले लिया, प्लान पर काम शुरू कर दिया, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। बिल्कुल आएंगी। यही जरूरत पड़ती है 8वें सिद्धांत की, परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता, लगे रहना। दृढ़ता, ये बहुत जरूरी है। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग मंजिल के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। सफलता अक्सर उन्हीं को मिलती है जो तब भी डटे रहते हैं जब बाकी सब मैदान छोड़ चुके होते हैं। KFC वाले कर्नल सैंडर्स की कहानी तो कमाल की है। हाँ, उनकी कहानी तो गजब है। कहते हैं कि 60 की उम्र के बाद उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी बेचने की कोशिश शुरू की और 1000 से ज्यादा बार उन्हें ना सुनना पड़ा। 1000 बार सोचकर ही डर लगता है। सोचिए, इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी लगे रहना, ये दृढ़ता का मतलब, क्या कहूं, बेमिसाल उदाहरण है। बिल्कुल। हिल असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि एक फीडबैक मानते हैं। फीडबैक? हाँ, ये एक सिग्नल है कि शायद प्लान में कुछ बदलाव की जरूरत है या कोशिश और बढ़ानी होगी। दृढ़ता का मतलब सिर्फ लगे रहना नहीं है, बल्कि फेलियर से सीखकर स्ट्रैटेजी बदलकर फिर से कोशिश करना है। अच्छा, ये इच्छा शक्ति की असली परीक्षा होती है। सही बात है। अकेले लड़ना मुश्किल हो सकता है कई बार। हाँ, बिल्कुल। इसलिए 9वां सिद्धांत बहुत अहम है, मास्टरमाइंड, यानी मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप, ये क्या है? इसका मतलब है अपने जैसे लक्ष्यों वाले, पॉजिटिव और काबिल लोगों का एक ग्रुप बनाना, जिनके साथ आप आइडियाज शेयर कर सकें, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। अच्छा, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम जैसा? सपोर्ट सिस्टम से भी ज्यादा। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन जैसे दिग्गज लोग रेगुलरली मिलते थे, एक दूसरे के बिजनेस और आइडियाज पर डिस्कस करते थे। ओह, अच्छा। हिल का मानना था कि जब 2 या ज्यादा दिमाग एक कॉमन लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं तो एक अदृश्य तीसरा दिमाग या मास्टरमाइंड पैदा होता है। तीसरा दिमाग? हाँ, जिसकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस और एनर्जी अलग अलग लोगों से कहीं ज्यादा होती है। वाह, ये तो सिनर्जी जैसा हुआ। बिल्कुल सिनर्जी। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, आपकी संगत, आपके सोचने के तरीके, आपके मौकों और आपकी एनर्जी लेवल को सीधे तौर पे प्रभावित करती है। एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप आपको ज्ञान, अनुभव, प्रेरणा और यहाँ तक कि जरूरी रिसोर्स जुटाने में भी मदद कर सकता है। वो कहावत है ना, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हाँ, सुनिए। ये मास्टरमाइंड्स के महत्व को दिखाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये सारे सिद्धांत मिलकर हमारे मन के एक बहुत पावरफुल हिस्से को प्रभावित करते हैं। कौन सा हिस्सा? वो है 10वां सिद्धांत, द सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी आदतों, विश्वासों, भावनाओं को कंट्रोल करता है और हमारे चेतन मन से मिले इंस्ट्रक्शंस को, खासकर जो विचार और भावनाएं बार बार दोहराई जाती हैं, उन्हें हकीकत में बदलने का काम करता है। हमारी जो सेल्फ टॉक होती है वो इसे सीधा प्रोग्राम करती है। सेल्फ टॉक मतलब खुद से बातें करना? हाँ, अगर कोई लगातार सोचता और कहता है मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास पैसे नहीं आते, तो उसका अवचेतन मन इसी को सच मानकर काम करेगा। लेकिन अगर सोच और बातें पॉजिटिव हों, मैं काबिल हूँ, पैसा मेरी तरफ आ रहा है, तो अवचेतन मन उन विचारों को सच करने के रास्ते और मौके ढूंढने लगता है। ये हमारे अंदर का ऑटो पायलट सिस्टम है। ऑटो पायलट? हाँ, जिसे सही दिशा देना जरूरी है, और ये होता है ऑटो सजेशन के जरिए, जिसकी बात हमने पहले की थी। सही। 11वां सिद्धांत हमारे दिमाग की तुलना एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन से करता है। रेडियो स्टेशन जैसा। हाँ, द ब्रेन यानी मस्तिष्क। हिल का मानना था कि जैसे रेडियो स्टेशन तरंगे भेजता और पकड़ता है, वैसे ही हमारा दिमाग विचारों को ब्रॉडकास्ट करता है। अच्छा। जब हम पॉजिटिव, लक्ष्य पर फोकस वाले विचार रखते हैं, तो हम यूनिवर्स में एक खास फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज रहे होते हैं, जो वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाले लोगों, आइडियाज और मौकों को अपनी तरफ खींचता है।
ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे लग रहा है। हाँ, उससे काफी मिलता जुलता है, लेकिन हिल इसे ज्यादा साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। उनका मानना था कि तीव्र इच्छा, विश्वास और कल्पना हमारे दिमाग को एक पावरफुल ट्रांसमीटर बना देते हैं। और जब मास्टरमाइंड ग्रुप के लोग एक साथ होते हैं तो ये दिमागी एनर्जी और भी बढ़ जाती है। तो मतलब पॉजिटिव सोच वाकई पॉजिटिव नतीजे ला सकती है। हिल के अनुसार हाँ। ठीक है। 12वां सिद्धांत थोड़ा मिस्टीरियस सा लगता है। द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय, इंट्यूशन। हाँ, इंट्यूशन। हिल का मानना था कि जब कोई व्यक्ति पहले बताए गए सभी सिद्धांतों पर मास्टरी हासिल कर लेता है तो उसकी छठी इंद्रिय जाग जाती है। अच्छा। ये वो काबिलियत है जिससे अचानक कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाता है, या किसी आने वाले खतरे का अंदाजा हो जाता है, या सही टाइम पर सही फैसला लेने की समझ आ जाती है। हाँ, लेकिन हिल इसे कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं मानते थे। नहीं, वे इसे अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ने की क्षमता कहते थे, जो गहरे अनुभव, लगातार प्रैक्टिस, सबकॉन्शियस माइंड के सही इस्तेमाल और मास्टरमाइंड सिद्धांतों पर अमल करने से डेवलप होती है। अच्छा, मतलब ये मेहनत का फल है? बिल्कुल, ये एक तरह की एडवांस्ड मेंटल अवेयरनेस है जो लॉजिक से परे जाकर सही गाइडेंस दे सकती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ गया। और आखिर में 13वां सिद्धांत, जो शायद इन सब को मुमकिन बनाता है। वो क्या है? ओवरकमिंग फियर, यानी भय पर विजय। डर पर काबू पाना। हिल के अनुसार डर ही इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने 6 खास डरों का जिक्र किया है: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये 6 डर तो बहुत कॉमन है। हाँ, बहुत कॉमन। और हिल का निष्कर्ष साफ था, नाकामी का असली कारण डर है। डर। जब तक ये डर हमारे फैसलों और एक्शन को कंट्रोल करते रहेंगे, हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे। डर हमें रिस्क लेने से रोकता है, हमें कंफर्ट जोन में कैद रखता है। डर अक्सर होता क्या है, ये ज्यादातर भविष्य की कल्पना या अतीत के बुरे अनुभवों पर आधारित एक मेंटल स्टेट होती है। ये हकीकत नहीं होती, बल्कि हकीकत का एक नेगेटिव अंदाजा होता है। जब हम अपने डरों को पहचानते हैं, उनका सामना करते हैं और उन पर जीत हासिल करते हैं, चाहे वो छोटे कदम उठाकर हो या अपनी सोच बदलकर, तब हम असल में आजाद होते हैं। सही। डर पर काबू पाना ही सफलता के लिए जगह बनाता है। विश्वास और इच्छा शक्ति ये डर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये थे नेपोलियन हिल के वो 13 सिद्धांत जो थिंक एंड ग्रो रिच को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता का एक प्रैक्टिकल फलसफा बनाते हैं। बिल्कुल। अगर निचोड़ निकालें तो एक धधकती हुई इच्छा, उसे पाने का अटूट विश्वास, एक ठोस प्लान, सही लोगों का साथ और हार न मानने वाली दृढ़ता, ये सब मिलकर सोच को हकीकत में बदलते हैं। बिल्कुल। और इन सब का निचोड़ हिल के उस एक वाक्य में है: आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अमीर सोच ही अमीर जिंदगी की नींव रखती है। ये सिद्धांत हमें अपनी सोच का मालिक बनना सिखाते हैं। वाकई, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सोच में कितनी ताकत छुपी है। हाँ, बहुत। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जानते हुए कि हमारा अवचेतन मन दोहराए गए विचारों से प्रभावित होकर हमारी वास्तविकता को आकार देता है, तो वो कौन सा एक विचार या विश्वास है जिस पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से किसी खास लक्ष्य की दिशा में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है?